डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप 8th क्लास पास करके 9th क्लास में आ गए हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट कि आप आपको बिल्कुल सामने से नहीं हम पढ़ा पा रहे हैं। फिर भी इस कोरोना की बीमारी की वजह से स्कूल लग नहीं रहे हैं। हम आपका जो सिलेबस है उसको घर से ही ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू करवाने की कोशिश करेंगे। कृपया आप इसमें आप बिल्कुल अच्छी तरह से कोऑपरेट करें और कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी सारा जो सिलेबस है आपका वो जो 8वीं 7वीं क्लास से ही रिलेटेड है। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है प्यारे बच्चों। नंबर्स का क्या खेल है? देखा जाए तो मैथमेटिक्स सारा नंबर का ही खेल है। नंबर सिस्टम को किस तरह से हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, क्या कभी सोचा कि नंबर्स आए कहाँ से? हमारे जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, ये नंबर किस तरह से आए? अगर हम पीछे हिस्ट्री में जाएं तो जैसे हम सुनते हैं कि जीरो, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार हमें अच्छी तरह गर्व होना चाहिए, हमारा एक भारतीय आर्यभट्ट ने किया। और ये भी बताया जाता है कि जो हमारे जो न्यूमरल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी भी हम भारतीयों की देन है। जो 1 2 3 इन नंबरों को सबसे पहले प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इनका प्रयोग किया। इसलिए एक से शुरू होने वाली जो संख्याएं हैं, जिनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं, पूरी संख्याएं जो होती हैं, इनका कोई पार्ट नहीं होता। 1 2 3 4 इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और हिंदी में इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये प्राकृत संख्याएं एक तो पूरी होती हैं और 1 से शुरू होती है। प्यारे बच्चों ध्यान बिल्कुल, इससे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या बनेगी? 1, क्योंकि ये 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3। अगर हम संख्या रेखा के ऊपर भी देखें, संख्या रेखा पे 1 2 3 ऐसे बढ़ते चले जाएं, ये हमारा प्राकृत संख्याओं का समूह है। दिस ग्रुप ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और ये अपरिमित होती है, इनफाइनाइट, चलती जाती है कहीं आगे तक, जहां मर्जी तक जाए। फिर जैसे मैंने बताया कि अगर फिर बाईं तरफ मुड़े तो जीरो का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, हमारे महान गणितज्ञ। तो जीरो का कॉन्सेप्ट कैसे सोचा जाता है? मान लो मैं आपको कुछ आम दे दूं, मान लो मैंने आपको 8 आम दे दिए और आपसे फिर वो 8 के 8 ही वापिस ले लूं, तो आपके पास तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। एक कुछ नहीं को ही हम शून्य कहते हैं, नथिंग। कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा तो उसको हम शून्य कहते हैं। तो अगर प्राकृत संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर दें, जो समूह बनेगा 0 1 2 3, आगे ध्यान रहे ये भी अभी भी पूरी संख्याएं हैं। इनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। इट इज ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएंगी? ये पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन पूर्ण संख्याओं का जो समूह है वो प्राकृत संख्याओं के समूह से बड़ा है, उसमें एक मेंबर ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, परंतु इसका उल्टा सही नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है
ये जरूरी नहीं, ये सत्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ये सत्य नहीं है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। जो हमारी संख्या रेखा है, संख्या रेखा पे अगर हम बाईं ओर जाएं, -1, -2, -3 इनको शामिल करें, जो पहले हमारी प्राकृत संख्याएं, उसमें हमने 0 को शामिल करके क्या बन गई थी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें, और ये भी हमारी लेफ्ट साइड में कहीं खत्म नहीं होती, कहीं का अंत नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर। तो इस तरह से ये हमारे पूर्णांक संख्याओं का समूह है। लेकिन ध्यान रहे, यहां भी ये सारी संख्याएं पूरी हैं, कोई इनका पार्ट नहीं है। अब अगर संख्या रेखा के ऊपर हम ध्यान से देखें, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, लेकिन इनके बीच में भी और हमारे बहुत सारे बिंदु हैं, जो क्योंकि हर एक बिंदु एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 1 और 2 के बीच में बहुत सारी बिंदु हैं। इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं। उन संख्याओं को हम भिन्न तो क्योंकि धनात्मक होती है केवल, हम इसको रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं से इनको परिभाषित करते हैं। परिमेय संख्याओं के समूह को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, P और Q क्या हो, इंटीजर हो, Q 0 के बराबर ना हो, और P और Q में एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, मतलब P और Q सह अभाज्य, को प्राइम हो। तो ऐसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहते हैं। मैं एक बार फिर इसको दोहराता हूं, ए नंबर which is in the form of P/Q where P and Q are integers, ये कंडीशन है, Q not equal to 0 and P and Q are co-prime। P and Q जिनका जो HCF है वो 1 हो, उसमें एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड ना हो, कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को हम रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो परिमेय संख्याओं की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करते, जिनमें हम वर्गमूल का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और जब रैशनल और इरेशनल दोनों को हम इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा वास्तविक संख्याओं का समूह है, उनको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आर इट इज रियल नंबर, रियल नंबर जो हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इकट्ठा करते हैं तो वो हमारा रियल नंबर का समूह बन जाता है। यहाँ बड़े छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे हमारे जो हमारी एक्सरसाइज है 1.1, उसमें पहले क्वेश्चन है, पूछा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। यस, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/5। इसका मतलब इसको हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ
Q 0 के बराबर भी नहीं है, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं है 0 एक परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ऐसे ही दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, हम यहां 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 होता है। तो 3 को हम लिखेंगे 36/12 और 4 को हम लिखेंगे 48/12। अब क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो 36 है और डिनोमिनेटर कितना है 48 है, इसके बीच में 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 41/12, इस तरह से हम कितनी भी परिमेय संख्याएं पता कर सकते हैं। यहाँ इसने 6 संख्याएं कही है और ये हमारी 6 संख्याएं बन रही है। ये हमारा मेथड है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं कि जैसे 3 और 4 हैं तो ये 3 है, ये 4 है, इसको फर्स्ट परिमेय संख्या इनको दोनों को जोड़ करके 7/2, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। फिर 3 और 7/2 के बीच में हम एक और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। 7/2 और 4 के बीच में भी हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे करते करते हम जितनी परिमेय संख्या पूछी जाती है वो ज्ञात कर सकते हैं दशमलव पद्धति से, क्योंकि हमारे डिफरेंट मेथड है। 3 और 4, मैं इसको लिखता हूं 3.0, इसको 4.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये भी 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं ही हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और दशमलव पद्धति से हम इस तरीके से भी जितनी संख्याएं पूछी जाती है हम उनका पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी तरह से है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें लिखा है, जो मैंने पहले ही बताया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्याओं का समूह पूरा हमारा पूर्ण संख्याओं समूह में इंक्लूड है। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि पूर्णांक हमारे ऋणात्मक भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं नेगेटिव नहीं होती। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या फिर वही पहले वाले की तरह कि नेगेटिव भी होती है और वो फ्रैक्शन में भी होती है, जबकि पूर्ण संख्या नेगेटिव नहीं होती और वो फ्रैक्शन में भी नहीं होती। तो इस तरह से ये हमारी 1.1 प्रश्नावली है, इसको आप तैयार करें। थैंक यू।